Alpha Education. Assalamu alaikum students, welcome, खुश आमदीद एंड बखैर रागली on my YouTube channel Alpha Education. तो स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश लिटरेचर के पोइट्री के सेक्शन में एक पोइम पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है आई एम वेरी बॉदर्ड बाय साइमन आर्मिटेज। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम इस पोइम को पढ़ेंगे। इस पोइट के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी जिस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। फिर हम पोइम की लाइन बाय लाइन एनालिसिस देखेंगे, फिर समरी और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज की हमारी पोइम है आई एम वेरी बॉदर्ड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइमन आर्मिटेज के हवाले से, जिनका पूरा नाम है साइमन रॉबर्ट आर्मिटेज, जो कि 26 मई को यानी 26 मई 1963 को हडर्सफील्ड यॉर्कशायर में पैदा हुए, जो कि इंग्लैंड में है। और ये एक ब्रिटिश पोइट हैं और प्ले राइट है और नॉवलिस्ट है। अब साइमन आर्मिटेज की जो पोइट्री है ये ज़्यादातर मॉडर्न लाइफ के हवाले से जुड़ी हुई है और इसमें वर्नैकुलर लैंग्वेज है। वर्नैकुलर लैंग्वेज कहते हैं जो हमारी आम ज़ुबान होती है, रोज़मर्रा की जो ज़ुबान होती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि साइमन आर्मिटेज 26 मई 1963 को हडर्सफील्ड यॉर्कशायर, जो कि आज किर्कलीज कहते हैं। साइमन आर्मिटेज 2019 को पोइट लॉरेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने, यानी ये एक अवार्ड है, ये एक टाइटल होता है जो कि पोइट्स को दिया जाता है। तो चलिए इनकी राइटिंग स्टाइल के हवाले से कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। साइमन आर्मिटेज की जो राइटिंग है इट इज़ कैरेक्टराइज बाय अ यूनिक कम्बिनेशन। इनकी पोइट्री में, इनकी राइटिंग में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा कम्बिनेशन रहता है। एक है विटीनेस और एक है दूसरा रियलिज़म। यानी इनकी पोइट्री में विटीनेस और रियलिज़म का कम्बिनेशन हमेशा रहता है, वाइल साइमल्टेनियसली बीइंग सीरियस एंड क्रिटिकल। यानी विटीनेस एंड रियलिज़म के दो फैक्टर्स होने के साथ साथ इनकी जो पोइट्री है और इनकी जो राइटिंग है वो सीरियस भी होती है और क्रिटिकल भी होती है। मैनी ऑफ हिज पोएम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय म्यूज़िक। चूँकि ये खुद एक म्यूज़िशियन थे, एक सिंगर थे, तो इनकी ज़्यादातर पोइट्री और ज़्यादातर पोएम्स जो हैं वो म्यूज़िक की वजह से इन्फ्लुएंस हुए। अनदर वन ऑफ आर्मिटेज पेशेंस, उसका जो दूसरा पेशेंट था वो ये था कि एज़ ही इज़ द लीड सिंगर, ये सिंगर भी थे, जो कि एक जगह लिखा हुआ है, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मुझसे थोड़ी सी मिस प्रोनाउंस हो जाए, स्केयरमॉन्जर्स, जो कि एक बैंड का नाम है। ये इस बैंड के, स्केयरमॉन्जर्स के बैंड के एक लीड सिंगर थे, यानी पोइट्री के साथ साथ वो सिंगिंग भी करते थे। नॉट ओनली इज़ हिज पोइट्री डिस्टिंक्टिव बिकॉज ऑफ आर्मिटेज स्टाइल्स ऑफ राइटिंग बट हिज ट्रांसलेशंस। अब सिर्फ ये नहीं है कि जो आर्मिटेज की पोइट्री है वही सिर्फ डिस्टिंक्टिव है, वही मुख्तलिफ है, बल्कि उनकी जो ट्रांसलेशंस हैं, जो उन्होंने ट्रांसलेशंस की हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एक्लेम्ड किया गया है, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ की गई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको रिसीव किया हुआ है। और उनकी ट्रांसलेशंस में कौन कौन सी आती हैं? सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, ये दो ऐसे ट्रांसलेशंस हैं साइमन आर्मिटेज के जिनको हाईली एक्लेम्ड किया गया एंड वेल रिसीव। तो ये थी कुछ ये शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन था हमारे पोइट साइमन आर्मिटेज का। और अब चलते हैं उसकी पोइम की तरफ, जो उन्होंने पोइम लिखी है आई एम वेरी बॉदर्ड। तो पोइम की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। और पोइम का टाइटल है आई एम वेरी बॉदर्ड, यानी टाइटल से ही पता चल रहा है कि जो हमारे पोइट है वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड है, परेशान है, अफसरदा है। अब वो क्यों परेशान है, तो चलिए पोइम पढ़ के देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है आई एम वेरी बॉदर्ड व्हेन आई थिंक। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता हूँ जब मैं सोचता हूँ ऑफ द बैड थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ। साइमन आर्मिटेज कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ जब मैं उन बुरे चीज़ों के बारे में सोचता हूँ जो कि मैंने अपनी लाइफ में किए हैं। बैड थिंग्स का मतलब वो बुरे काम जो उन्होंने अपनी लाइफ में किए हैं, जब भी वो उनके बारे में सोचते हैं, उन कामों के बारे में, उन थिंग्स के बारे में, बैड थिंग्स के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। Not least that time in the chemistry lab when I held a pair of scissors by the blades
एंड प्लेड द हैंडल्स। अब वो कह रहे कि सिर्फ वो नहीं कि जो मैंने एक बार केमिस्ट्री लैब में, कि सिर्फ उस एक चीज़ के बारे में नहीं, हर एक काम के बारे में जब भी मैं सोचता हूँ कि जो मैंने गलत काम किए थे, मैं बॉदर्ड हो जाता हूँ। अब यहाँ पे वो एक इंसिडेंट को डिस्कस करते हैं, जो एक उन्होंने वाक़या किया था या फिर जो उन्होंने एक बैड लाइक बैड थिंग्स उन्होंने की थी। तो एक उसमें से क्या है कि एक बार केमिस्ट्री लैब में उन्होंने क्या किया, व्हेन आई हेल्ड अ पेयर ऑफ सिज़र्स, यानी ये जो हमारे पास सीज़र हैं, उन्होंने ब्लेड्स की इनकी ब्लेड्स पे लाइक इनकी ब्लेड्स की मदद से उनको एक बंसर बर्नर पे रखा। ऐसे लाइक उन्होंने एक सीज़र्स को रखा उनकी ब्लेड्स पे और प्लेड द हैंडल्स, ठीक है? इन द नेकेड लाइलैक फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर, उन्होंने बंसर बर्नर पे सीज़र को प्ले की लाइक उस पे रखा और हैंडल्स को प्ले किया। देन कॉल योर नेम एंड हैंडेड देम ओवर, यानी पोएट ने किया क्या कि ये जो सीज़र हैं, उन्होंने इसको हीट अप किया, ठीक है? हीट अप करने के बाद लाइक उन्होंने ये बंसर बर्नर को प्ले किया और इस सीज़र को हीट अप किया और फिर क्या किया, देन कॉल योर नेम। अब योर नेम का मतलब क्या? चूँकि यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, असल में साइमन आर्मिटेज को उनके क्लास फेलो लाइक पसंद थी और वो उनको पसंद करते थे। तो एक दिन केमिस्ट्री लैब में जब वो जो लड़की थी, वो जो पर्सन थी, वो भी जब वहीं पे केमिस्ट्री लैब में थी, तो ये तब का वाक़या है कि जब उन्होंने ये सब कुछ किया, वो सिज़र्स को हीट अप करके उनके हाथ में पकड़ाया। आगे क्या हुआ वो हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कह रहे हैं कि देन कॉल योर नेम, तो ये कॉल योर नेम ये उस वुमन की तरफ या फिर उस लड़की की तरफ इशारा है कि फिर उनका नाम लिया एंड हैंडेड देम ओवर, और फिर उन्होंने इनको ये सीज़र्स पकड़ाए। लाइक उनका नाम लिया, उनको बुलाया ये हीट अप करने के बाद, और फिर जैसे ही उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तो उन्होंने ये जो हीटेड अप सीज़र्स हैं ये उनको पास ओवर किया, फिर हैंड ओवर किए। नेक्स्ट लाइन्स में लिखे हुए पोएम के ओ द अनराइवल्ड स्टेंच ऑफ ब्रांडेड स्किन। अब अनराइवल्ड कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाइक बहुत ही इंटेंस, स्टेंच कहते हैं बदबू को। अब जब उन्होंने ये सीज़र्स पकड़ाए उस वुमन को या फिर उस लड़की को, तो क्या हुआ कि उनके हाथ जल गए, उनकी उँगलियाँ जल गई। अब उस स्किन की जलने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आई। तो ये अब यहाँ पे बताया जा रहा है ओह द अनराइवल्ड स्टेंच ऑफ ब्रांडेड स्किन। अब ब्रांडेड स्किन क्यों है? क्योंकि उस पे एक ब्रांड बन चुका है। लाइक ब्रांड का मतलब, चूँकि जब उन्होंने वो सीज़र्स पकड़ाई, तो वो सीज़र्स पकड़ने से उनकी जो स्किन थी वो ब्रांडेड हो गई। तो ब्रांडेड स्किन की एक अनराइवल्ड स्टेंच आई सामने। एज़ यू स्लिप्ड योर थंब एंड मिडल फिंगर इन, यानी उन्होंने सीज़र्स को कैसे पकड़ा कि एक मिडल फिंगर को और थंब को उन्होंने इन किया और उन्होंने उस सीज़र्स को होल्ड किया। तो एज़ यू स्लिप्ड योर थंब, उन्होंने अपनी थंब को स्लिप किया एंड मिडल फिंगर इन, और अपनी मिडल फिंगर को इन किया वो सीज़र होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए। देन कुडंट शेक ऑफ द टू बर्निंग रिंग्स। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उस लड़की ने या फिर उस वुमन ने वो सीज़र्स को होल्ड किया और अपनी थंब और मिडल फिंगर के हेल्प से, तो तब उन्होंने उनको शेक ऑफ नहीं कर पाई, यानी उनको फेंक नहीं सकी, वो उनकी स्किन के साथ एक तरह से चिमट गए। मार्क द डॉक्टर सेट फॉर इटर्निटी। अब द बर्निंग रिंग्स का क्या मतलब, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो बर्निंग रिंग्स हैं, ये मैरिज को, अब रिंग्स कहाँ पे पहनाई जाती हैं ज़्यादातर, लाइक जब एंगेजमेंट होती है या फिर मैरिज, तो ये मैरिज का एक साइन है, ये उसकी तरफ एक सिंबल है, ये एक इशारा है। असल में साइमन आर्मिटेज चाह रहे थे कि वो उस लड़की को प्रपोज़ करें। वो चाह रहे थे कि वो एक ऐसे रिंग्स पहनाए जो कि हमेशा के लिए रहें। यानी वो चाहते थे कि वो जो उसकी जो साइमन आर्मिटेज का लव था, जो वो लड़की थी, तो वो चाह रहे थे साइमन आर्मिटेज कि वो हमेशा उसके साथ रहें। तो इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया कि सीज़र्स पकड़ाए ताकि उस लड़की की जो फिंगर्स हैं वहाँ पे एक रिंग्स के निशान बन जाए, और वो ऐसे रिंग्स थे जो कि उतर नहीं सकते थे। मार्क द डॉक्टर, यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, मार्क द डॉक्टर सेट फॉर इटर्निटी, यानी वो जो बर्निंग रिंग्स बन गए वो सीज़र्स को पकड़ने से, जो उनकी मिडल फिंगर और थंब पे जो रिंग्स के निशान बन गए, वो ऐसे रिंग्स थे जो कि हमेशा के लिए रह गए, अब उतारे नहीं जा सकते थे। डोंट बिलीव मी, साइमन आर्मिटेज लास्ट में कहते हैं कि डोंट बिलीव मी इफ़ आई से, कि मेरा यकीन मत करो अगर मैं कहूँ, दैट वाज जस्ट माय बटर फिंगर्ड वे
एट 13 ऑफ आस्किंग यू इफ़ यू वुड मैरी मी। अब यहाँ पे वो अपनी बात कवर करता है और बताता है कि मैंने ये सब क्यों किया। यहाँ पे साइमन आर्मिटेज बता रहा है कि वो मेरा एक बहुत ही बेहुदा तरीका था आपको पूछने के लिए, आपको प्रपोज़ करने के लिए कि आप मुझसे शादी करें। तो यहाँ पे थ्रू आउट द पोएम अगर हम देखें तो साइमन आर्मिटेज यही कह रहे हैं, मतलब उनका जो मेन एम था वो यही था कि वो उस लड़की को प्रपोज़ करना चाह रहे थे और उसको शादी के लिए लाइक प्रपोज़ कर रहे थे कि वो उनसे लाइक ही वाज आस्किंग दैट गर्ल फॉर मैरिज। तो यहाँ पे हमारी पोएम एंड हो जाती है। अब हम चलते हैं इस पोएम की समरी की तरफ। दिस पोएम इज़ अबाउट द स्पीकर्स रिग्रेट। अब यहाँ पे हमें पता है कि टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि पोइट कह रहे हैं कि आई एम वेरी बॉदर्ड। तो ये पोएम जो है वो स्पीकर के रिग्रेट के हवाले से वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट और गिल्ट फील कर रहे हैं, और द पास्ट एक्शन, जितने भी उसके पास्ट एक्शन है उसके हवाले से वो गिल्ट फील कर रहे हैं। एंड ही टुक व्हेन ही वाज 13, जब उन्होंने वो 13 ईयर की एज में था। जब लास्ट में यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये कहते हैं कि एट 13 ऑफ आस्किंग यू, यानी जब वो 13 साल की उम्र का था और तब उन्होंने ये हरकत की थी। तो तब कह रहे हैं कि उस टाइम पे जो स्पीकर्स के एक्शन थे, आज स्पीकर उसकी वजह से रिग्रेट और गिल्ट फील कर रहे हैं। ये क्या हुआ था कि केमिस्ट्री लैब में उन्होंने क्या किया था कि ही हेल्ड अ पेयर ऑफ सीजर्स इन द फ्लेम ऑफ अ बंसर बर्नर। उन्होंने एक बंसर बर्नर के लाइलक फ्लेम पे सीजर्स को हेल्ड किया था, लाइक उस पे हीट अप किया था, हीटेड देम टू समवन, और हीट करके उन्होंने हैंडेड ओवर किए किसी एक पर्सन को जो कि उनकी जो उनका लवर था या उनकी लवर थी। तो कॉजिंग देम टू गेट बर्नड, यानी वो चाह रहे थे कि उस जो लड़की थी उसके फिंगर्स पे वो रिंग्स के निशान बनाए। ही क्लेम्स दैट ही डिड नॉट डिड दिस एज अ clumsy way of asking the person to marry him, but he acknowledged that it was a bad thing to do। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये जो किया है, ठीक है, ये बहुत ही अजीब व गरीब हरकत थी उनकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने फिर एक्नॉलेज भी किया है कि हाँ, जो उन्होंने किया है ये एक बैड थिंग है। The poem explores the idea of how past actions can continue to haunt us and cause us to feel guilty and ashamed even years later। अब ये पोएम हमें बता रही है कि अगर हमने अगर हमने कोई चीज़ हमारे पास्ट में भी हो चुकी है और अगर हमने बेशक कोई काम अपने पास्ट में किया हो, लेकिन अगर हमने वो गलत किया है तो आज भी वो चीज़ हमें अफेक्ट कर सकती है। उसके आज भी कंसिक्वेंसेस आ सकते हैं और उसके नताइज आज भी हमें भुगतने पड़ेंगे या फिर पड़ सकते हैं। तो ये पोएम्स एक रिग्रेट के हवाले से हैं। इस पूरे पोएम में थ्रू आउट द पोएम साइमन आर्मिटेज यही बात बता रहे हैं कि वो बहुत बॉदर्ड फील कर रहे हैं और वो बहुत परेशान है और अफसरदा है कि उन्होंने ऐसे क्यों किया। चलते हैं इस पोएम की थीम्स की तरफ, जो कि सबसे पहली इसकी थीम है वो है रिग्रेट। अब टाइटल से ही मैंने बताया कि हमें पता चल रहा है कि जो हमारे स्पीकर हैं, जो पोइट हैं, वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं अपने बैड थिंग्स के हवाले से। वो स्टार्ट में ही कहते हैं, आई एम वेरी बॉदर्ड व्हेन आई थिंक ऑफ द बैड थिंग्स आई हैव डन इन माई लाइफ। तो सबसे बड़ी इसकी थीम जो है वो है रिग्रेट। सेकंड इसकी थीम है मेमोरी। अब चूँकि ये एक पास्ट का एक्शन है, एक पास्ट मेमोरी है और उस मेमोरी को याद करके वो परेशान हो रहे हैं, अफसरदा हो रहे हैं। तो मेमोरी भी एक थीम है इस पोएम की। और उसके बाद क्रुएल्टी, जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट थीम है कि कैसे उन्होंने एक लड़की को प्रपोज़ करने के लिए उनको फ़िज़िकली टॉर्चर किया और एक कितनी बेरहमी से उन्होंने सीज़र्स को हीट अप किया, और ये ना सोचते हुए कि इससे कितनी तकलीफ़ हो सकती है, बहुत ही आसानी से और रिलैक्स होके उन्होंने वो हैंडेड ओवर किए और मतलब जानबूझ के उन्होंने ये हरकत की ताकि उस उनके हाथ पे, उनके फिंगर्स पे वो रिंग्स के निशान बनाए जा सकें। देन कंसीक्वेंसेस, ये भी एक मेजर थीम है इस पोएम का कि अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं तो हमेशा उसके कोई ना कोई कंसीक्वेंसेस आते हैं। हमेशा हम लाइफ में जो भी एक्शंस करते हैं, जो भी हमारे डीड्स हैं, उनके हमेशा कोई ना कोई कंसीक्वेंसेस आते हैं। अगर हम कोई भी काम करें तो उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने आना होता है। फिर गिल्ट और रिग्रेट की थीम भी काफ़ी रिलेटेबल है। और देन लास्ट में लव है। तो ये मैं आप स्टूडेंट्स पे छोड़ना चाहूँगा कि आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये साइमन आर्मिटेज का लव था या फिर उनकी लस्ट थी। क्या हम इनको लव का नाम दे सकते हैं कि क्या प्यार में इंसान, लव में इंसान ये चीज़ कर सकता है कि अगले पर्सन को टॉर्चर करके, उन्हें तकलीफ़ पहुंचा के उस इंसान को अपने पास रखा जाए, या फिर नहीं,
हम इसको लव का नाम नहीं दे सकते, ये उनकी लस्ट थी। सो दिस थिंग डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। सो हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइज़। अल्लाह हाफिज़।